तो क्या आप लोग रिवाइज करके आए? कुछ रिवाइज हुआ? तो देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक के अल्टरनेटिंग करंट। एक 5 मिनट का क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इससे पहले तो हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट करंट, डीसी बोलते हैं इसको। उसके बाद अब हम लोग आ गए हैं इसमें अल्टरनेट करंट। तो देखो, जो डायरेक्ट करंट था वो हमेशा क्या होता था, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव का क्या मतलब है? एक सर्टेन डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कहते हैं या दूसरी डायरेक्शन को हम नेगेटिव कह देते हैं। देखो, अगर टाइम के साथ में करंट की वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट बनी हुई है, इस तरीके से अगर ये कांस्टेंट बनी हुई है तो इसे हम क्या कहेंगे, डीसी करंट कहेंगे। लेकिन अगर टाइम के साथ में हमारे करंट की वैल्यू, देखो नाम है अल्टरनेट, इस ए का मतलब होता है अल्टरनेट, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखो, ये कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखो, ये एसी सोर्स को हम ऐसे बनाते हैं, इसमें ना हम कभी करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाते, क्योंकि इसमें कभी करंट जा रहा होता है इधर और कभी करंट जा रहा होता है इधर। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो होती है 50 हर्ट्ज, यानी 50 साइकिल पर मिनट, यानी कि 50 बार ये ऐसे 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 होता है, 50 साइकिल पर मिनट, सॉरी पर सेकेंड। तो 50 बार करंट इधर जाता है और 50 बार करंट इधर जाता है 1 सेकेंड में। तो ये देखो, इस डायरेक्शन को हमने कहा पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में जाएगा तो हमने कह दिया उसको नेगेटिव। ये एसी करंट है। क्या इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है? तो हमने बोल दिया इसके लिए एक फॉर्मूला, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर करंट बताना है आपको, बस टाइम की वैल्यू रख दो। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और आई नॉट क्या है? यहाँ पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे आई होता है इंस्टेंटेनियस करंट, ये होता है मैक्सिमम करंट। उसके बाद इस ओमेगा टी को एक साथ क्या बोलते हैं? फेज। यहाँ पे ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टी क्या है? टाइम इन सेकंड। यहाँ तक के हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखो, करंट की वैल्यू टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो हमको ना एक एवरेज वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एवरेज वैल्यू के लिए डेरिवेशन किया था। आप लोग चाहें तो उस डेरिवेशन को देख सकते हैं पिछली क्लास में। हाँ, अब देखो, हमें निकालना है करंट की एवरेज वैल्यू। तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, किसी भी चीज की अगर एवरेज वैल्यू निकालना है जो टाइम पे डिपेंड करती है, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। उसके बाद इसको मैंने और सिंप्लीफाई किया था कि अगर लिमिट है 0 से लेके टी, तो पता है नीचे इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग 0 से टी आई डी टी अपॉन सीधा टी लिख देना। अगर यहाँ पे लिखा होता t/2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया t/2। तो किसी भी चीज का एवरेज हम ऐसे निकालते हैं। तो देखो, आई स्क्वायर का एवरेज कैसे निकालेंगे? वही, इसको इंटीग्रेशन के अंदर पैक कर दो और इसके नीचे भी आप क्या कर दो, dt लगा। अब देखो, ये 0 से टी तक के, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? टी लिख सकता हूँ। चलो बताओ, आई क्यूब का इंटीग्रेशन, इसकी एवरेज वैल्यू में कैसे निकाल सकता हूँ? इसकी एवरेज वैल्यू निकालना है कि बस इंटीग्रेट कर दो टाइम के टर्म्स में, और नीचे भी इंटीग्रेशन ऑफ। अगर लिमिट है यहाँ पे 0 से 2t, तो इसकी जगह पे भी क्या लिख दोगे? 2। ये हमको पता होना चाहिए कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। तो एवरेज वैल्यू हम लोगों ने पिछली बार कैलकुलेट की थी। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ये करंट का एक्सप्रेशन है, देखो टाइम की वैल्यू चेंज होगी, करंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो टाइम की वैल्यू के साथ में करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन हमको चाहिए कि एवरेज। जैसे कि देखो, आपकी आपका कोई बिजनेस है, पहले महीने जनवरी में आपकी इनकम होती है 10,000, फरवरी में होती है, वैलेंटाइन डे आ गया 1 लाख, तो मार्च में एग्जाम्स का टाइम आ गया, अब आपकी इनकम हो जाती है 10,000। और आप रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट के मालिक हो, तो हर महीने आपकी अलग अलग इनकम होगी। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एवरेज इनकम क्या होगी, तो आप क्या करेंगे? टोटल अपनी इनकम को जोड़ देंगे और उसी को हम इंटीग्रेट करना है। तो टोटल टाइम यानी कि 12 महीने से आप इसको डिवाइड करेंगे, तो अल्टीमेटली मैंने वही किया है। तो एवरेज वैल्यू, जब हमारा करंट जो उसका एक्सप्रेशन ये है, इस एक्सप्रेशन को याद रखना है।
तब हमारी करंट की वैल्यू क्या आई थी, एवरेज करंट की वैल्यू ये आई थी 2I0 अपॉन पाई। इस वैल्यू को मैंने कहा था आपको अच्छे से याद कर लेना है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछे क्या करंट की एवरेज वैल्यू ये होती है, तो बोलना नहीं, इस फॉर्मूले के लिए करंट की एवरेज वैल्यू ये होती है। मैंने कोई ऐसा करंट बनाया जिसका इक्वेशन है ये I0 कॉस ओमेगा टी। इसके लिए पता है ये चेंज हो जाएगा, ये हम निकालेंगे कैसे, बस यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिखा है एवरेज वाला, यहाँ पे इसको आई कॉस ओमेगा टी को पुट कर देंगे। कॉस ओमेगा टी क्या हो जाता है, साइन ओमेगा टी, जीरो और टी लिमिट को पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला हमने देखा था आई एवरेज का, तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ। अभी मैंने ऑफ लिखा है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट भी निकाल सकते हो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी निकाल सकते हो, इसलिए मैंने ऑफ लिख के छोड़ दिया। अब देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है क्या और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ना एक हीटर वाली कॉइल लगा दिया। हमारे घरों में होता है ना पानी गर्म करने के लिए हीटर की रॉड, ये वो हीटर की रॉड। इसको मैंने अपने घर में एसी सोर्स, हमारे घर में जो बिजली आती है वो एसी बिजली है, एसी करंट, उसके साथ मैंने इसको जोड़ दिया। और वैसे ही एक और हीटर को मैंने क्या किया, एक बैटरी के साथ में जोड़ दिया। हीटर का काम क्या होता है, हीट प्रोवाइड करना, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ये जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मान लो उसको मैंने एच कह दिया, हीट, भाई ये भी तो कोई हीट को प्रोवाइड करने वाला है। और हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। एनर्जी या हीट या वर्क क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। जब डीसी की बात थी तो करंट इसमें कांस्टेंट था, मान लो 5 एम्पियर, तो भाई 5 एम्पियर है तो रेजिस्टेंस इसका कांस्टेंट होगा। जितने टाइम के लिए एनर्जी निकालना है उतने टाइम के लिए एनर्जी निकाल लो। पर अब यहाँ दिक्कत हो गई, यहाँ पे भी मैं अगर सेम फॉर्मूला लगाना चाहूँ आई स्क्वायर आर टी, करंट तो यहाँ पे पल पल चेंज हो रहा है। अगर आप 10 सेकंड यहाँ पे टाइम की रख दिए, 10 सेकंड, क्या 10 सेकंड तक दिए, अब इसमें करंट की कौन सी वैल्यू रखोगे, करंट तो हर सेकंड चेंज हो रहा है। अब हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो किसी बच्चे ने वहां पे सजेस्ट किया सर एक काम करो ना, यहाँ पे आई एवरेज की वैल्यू रख के देखो। हमने अभी अभी ताजा ताजा एवरेज निकाला है, तो एच इज इक्वल्स ना अपन फॉर्मूला बना लेते हैं आई एवरेज का स्क्वायर आर इंटू टी। पर मैंने एक चीज नोटिस किया कि जब मैं यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी 500 जूल भेज रहा था, तो यहाँ पे हीट एनर्जी भी मुझे 500 जूल मिलनी चाहिए थे। लेकिन इस फॉर्मूले में जब मैंने वैल्यू पुट किया ना, तो मुझे एनर्जी कितनी मिल रही है, बस 400 जूल। मतलब ये फॉर्मूला गलत है, यानी कि यहाँ पे आई एवरेज तो नहीं आएगा। भाई रेजिस्टेंस और टाइम तो ये कुछ चेंज नहीं हो सकते, यहाँ पे करंट की वैल्यू ही कुछ और होनी चाहिए। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हम लोग रखें, उसके लिए डिस्कशन होने लगा। तो बोले चलो एक काम करते हैं, छोटे से टाइम dt में छोटी सी एनर्जी निकलेगी dh, आई स्क्वायर आर dt। छोटा सा टाइम dt है तो उसमें छोटी सी एनर्जी dh निकलेगी। इतनी बात आप लोग मान रहे। अब यहाँ पे देखो dh इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और चीज देखो, दोनों साइड का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अगर हम लोग दोनों साइड का इंटीग्रेशन करें तो dh इज इक्वल टू, इस साइड का भी इंटीग्रेशन करूंगा, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, लोग लगाते थे हमेशा कांस्टेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या आ गया, आई स्क्वायर टी। अब हम लोग क्या किए, हम लोग पिछले पेज पे चले गए। इस पिछले पेज में हम लोगों ने देखा, या यहाँ पे देखो pH इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, आई आर आई स्क्वायर डी। अभी इसको हम लोगों ने डब्बा बंद करके रख दिया, इसको हमें आगे सॉल्व करना है। अब देखो आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है, आरएमएस किसी भी चीज का रूट मीन स्क्वायर। अगर आपको करंट का रूट मीन स्क्वायर चाहिए, किसका रूट मीन स्क्वायर चाहिए, करंट का, तो सबसे पहले करंट को लिख लो आई। अब इसका रूट मीन स्क्वायर, सबसे आखिरी में क्या लिखा हुआ, स्क्वायर, तो सबसे पहले लगा लो इसका स्क्वायर। हमें उल्टा चलना होता है,
रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर हमने लगा दिया। करंट का क्यों लगाया? क्योंकि करंट की आरएमएस वैल्यू चाहिए थी। चलो, अगर वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू चाहिए होती तो मैं क्या करता, ई का स्क्वायर लिख देता। अगली चीज क्या होती है, मीन। मीन यानी कि एवरेज। आई स्क्वायर का एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं? आई स्क्वायर का एवरेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? जिसका भी एवरेज निकालना है उसको इंटीग्रेशन के अंदर भर दो और नीचे भी इंटीग्रेशन लगा दो। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया। तो वैसे ही देखो, इसका भी मैं कैसे करूंगा, जीरो से लेके टी पूरे एक साइकिल के लिए निकाल रहा हूँ, डी टी अपॉन टी। टी आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो स्क्वायर हो गया, मीन हो गया, अब आएगा रूट। तो इसका लगा दो क्या, तो ये आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला हो जाता है। अगर आपको ई आरएमएस चाहिए तो सबसे पहले क्या करो, ई लिखो, अब उसके बाद उसका स्क्वायर लगाओ, उसके बाद उसका मीन लो। मीन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में और नीचे भी टाइम लिख देते हैं। भाई आपकी एवरेज सैलरी निकालना है तो हर महीने की सैलरी को जोड़ो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, और टोटल मंथ से डिवाइड कर दो। तो ऐसे मैंने टोटल टाइम से डिवाइड कर दी। तो देखो रूट स्क्वायर हो गया, मीन हो गया, अब रूट, तो यहाँ पे इसकी पावर लगा दो क्या, 1/2। अब इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इस तरह भेज दूं तो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर, और यहां से इस नीचे वाले टी को भी इधर भेज दो, तो आपको पता है कैसा दिखेगा फॉर्मूला, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर डी टी। अब लिमिट को भूल जाते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर डी टी। टाइम भी अभी चलो स्मॉल टी ही लिख लेते हैं, हमने एक साइकिल के लिए नहीं निकाला है। यहाँ पे लिमिट का जीरो से टी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे नीचे टाइम को टी लिख दिया है, हम लोग एक साइकिल के लिए नहीं निकाला, तो नीचे टी। तो देखो आई आर एम स्क्वायर टी इज इक्वल टू ये आ गया। हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी, देखो यहाँ पे रखने की। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एच इज इक्वल टू आर आई आर एम एस का स्क्वायर डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यानी कि हम लोग जो यहाँ पे पहले सोच रहे थे एवरेज को रख दे, एवरेज नहीं रखना है हमको क्या रखना है, यहाँ पे आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर रखना है। अब हम आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, करंट की निकालना है ना, तो करंट लिखो, उसका स्क्वायर लगाओ, उसका मीन ले लो और उसका फिर रूट लगा दो। एक नहीं समझ में आया? तो ये चीज आपको याद नहीं रखनी कि हम लोगों ने क्यों आरएमएस वैल्यू को यहाँ पे निकाला है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। सिग्निफिकेंस मैंने आप लोगों को बता दिया, हमें इसको निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। जब मैंने 500 जूल की एनर्जी दिया तो यहाँ पे भी 500 जूल मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन इस फॉर्मूले में पुट किया तो मुझे 500 जूल नहीं मिल रहा था, मतलब करंट की वैल्यू में गलत रखा हूं। तो करंट की मैं क्या वैल्यू रखूं, उसके लिए मैंने पूरा यहाँ पे काम किया, तो मुझे पता चला करंट की आरएमएस वैल्यू को हमें रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 5 है, 5 रख के हमको सही आंसर मिल जाता है। तो जब भी एसी करंट होगा ना, तो उसमें आपको पहले आरएमएस वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसको स्क्वायर करके आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तब आपको मिलेगी एनर्जी। तो चलो हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हेडिंग डालिएगा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू, it is defined as that value of steady current, steady current which would generate, which would generate the same amount of heat, which would generate the same amount of heat in a given resistance, in a given resistance as is done by AC
when passed through when passed through the same resistance for same time. तो देखो ये अल्टरनेट करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है और उसके कारण कुछ ना कुछ हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है। वो हीट क्या होती है, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर इंटू टी। लेकिन यहाँ पे तो कभी कोई कांस्टेंट करंट था ही। ये तो हम लोग ने क्या किया, कैलकुलेशन करके निकाला है कि क्या वैल्यू रखने पे हमको सही आंसर मिलेगा। हम क्या करते हैं, इसको ना रिप्लेस करके दिखाते हैं कि ना इसको ऐसे एज्यूम करो कि यहाँ पे एक डीसी सोर्स है जो कि एक ऐसा कांस्टेंट करंट दे रहा है जिसके कारण सेम हीट जनरेट हो रही है। हमने इमेजिन कर लिया। जैसे कि देखो यहाँ पे दो दोस्त हैं, एक है राम और एक है श्याम। इसने साल भर में 1,20,000 रुपए कमाया एक साल में, और वहां पे ये जो है ना ये 10,000 पर मंथ कमाता है, 10,000 पर मंथ। तो देखो इन द एंड ऑफ ईयर दोनों ने सेम पैसा कमाया। लेकिन अगर मैं इससे पूछूंगा कि भैया तेरी सैलरी कितनी है, तो ये सैलरी नहीं बता सकते क्योंकि किसी ने 5,000 कमाया, किसी ने 25,000, किसी ने 30,000। साल के एंड में 1,20,000 कमाया था, तो ये क्या बोलेगा, जो मेरे बाजू वाला है ना उसके जैसी ही मेरी सैलरी है। इसकी कोई सैलरी है क्या? नहीं। तो इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू है क्या? नहीं। तो ये क्या बोलेगा, मैं कितनी ही हीट पैदा करूंगा जितनी हीट ये वाला करंट यहाँ पे पैदा करूंगा, जितनी हीट ये वाला करंट पैदा करेगा उतनी हीट मैं भी पैदा कर रहा हूँ। तो ये मान लो ना यार मेरी भी सैलरी इतनी है करके, ये बोल रहा है मान लो मेरी भी सैलरी कितनी है, 10,000। ये बोल रहा है मेरी भी आरएमएस वैल्यू कितनी, इस करंट के बराबर। ठीक है, दिखेगा आगे। आई आरएमएस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लिखेंगे आई, उसके बाद हम लगाएंगे उसका स्क्वायर, उसके बाद हम लोग लगाएंगे क्या, उसका मीन 0 से लेके टी। क्या इसका डेरिवेशन? हाँ डेरिवेशन ही तो कर रहे हैं हम लोग। रूट मीन स्क्वायर का ही फॉर्मूला है ये। देखो यार मैं बताता हूँ कि हम लोग ना रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं। देखो मेरे पास ना दो स्केल है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक स्केल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्केल नंबर 1 है और ये इलेक्ट्रॉनिक स्केल नंबर 2 है। ये जो है ना इससे जब भी मैं मेजरमेंट करता हूँ, मैंने ना इसमें टोटल 4 मेजरमेंट किए हैं। तो एक बार इसने क्या बताया, देखो मैंने किसका मेजरमेंट किया है, ये एक रॉड का जो कि 100 सेंटीमीटर लंबी है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मेजरमेंट कर रहा हूँ। इससे मैंने मेजरमेंट किया तो इसने क्या बताया, पहले तो मैं उसको 5 ज्यादा बता दिया यानी 105। अगली बार मैंने मेजरमेंट किया तो इसने क्या किया, +2 दिखाया, 102 सेंटीमीटर। अगली बार फिर मेजरमेंट किया तो 3 सेंटीमीटर ज्यादा दिखाया। अगली बार मैंने फिर मेजरमेंट किया तो इसने 1 सेंटीमीटर बस ज्यादा दिखाया। अब मैं बोलूंगा इसमें एवरेज एरर कितनी आ रही है, मीन एरर। तो आप कैसे निकालोगे, चारों एरर को ऐड करोगे और 4 से डिवाइड कर दोगे। देखो 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 1 11, 11 डिवाइडेड, इसको 2 कर देते हैं तो 12 हो जाएगा। 12 डिवाइड बाई 4 यानी कि 3 सेंटीमीटर की एरर बताता है ये वाला स्केल। अब दूसरा स्केल देखो, जब मैंने इससे पहली बार मेजर किया ना, इसने क्या किया, 15 सेंटीमीटर ज्यादा दिखा दिया। अगली बार जब मेजर किया तो 20 सेंटीमीटर कम दिखाया। अगली बार मेजर किया तो 15 सेंटीमीटर कम दिखाया। अगली बार जब मेजर किया तो 20 सेंटीमीटर ज्यादा दिखा दिया। क्या ये एक्यूरेट लग रहा है? हाँ वही बता रहा हूँ मैं कि देखो अब इसका एवरेज निकालोगे ना तो इनको सबको जोड़ोगे तो 0 आएगा, मतलब इसमें जीरो जीरो एरर बता है। लेकिन ज्यादा खतरनाक ये है, देखो कितनी ज्यादा एरर है इसमें। लेकिन जब आप सिंपल एवरेज निकालते हो ना तो देखो यही प्रॉब्लम होती है।
अब हमने क्या किया, स्मार्टनेस लगाए। हम बोले कि चलो एक काम करते हैं, सबका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, स्क्वायर करने से सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अब भाई स्क्वायर तो कर दिए तुमने, उसके बाद मीन भी ले लिए, लेकिन भाई स्क्वायर किए हो ना तो ये ज्यादा एरर बताएगा। अब उसको क्या करो, स्क्वायर ले लो, उसका स्क्वायर रूट, तो वापस से नॉर्मल वैल्यू हो जाएगी। तो देखो जब इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो आपको एवरेज एरर मिल जाएगी, वो भी स्क्वायर में। हमें तो स्क्वायर में नहीं चाहिए एरर, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ताकि हमको ना एक्चुअल एरर की वैल्यू पता चले। इसलिए हम लोग ना ये स्क्वायर मीन वाला फंडा अपनाते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो ये उसका फॉर्मूला है कि स्क्वायर करके तुमने सबको जोड़ के उसका एवरेज निकाले, और फिर बाद में क्या किए, उसका स्क्वायर रूट ले लिए। देखो स्क्वायर रूट क्यों लिए, क्योंकि तुमने जबरदस्ती अंदर में इसका स्क्वायर लिए थे। देखो एवरेज तो तुमको लेना ही है, पिछली बार हमने एवरेज लिए थे सिंपल वाला, तो देखो जीरो आ जा रहा था जब प्लस माइनस में था, तो हमने क्या किया, इस बार स्क्वायर करके लिया ताकि इसका पॉजिटिव आ जाए। उसके बाद आखिरी में हमको क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट वहां पे लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर, ये है आर, के बाद मीन मैंने निकाला था इस कलर से, और उसके बाद स्क्वायर। देखो इस सीक्वेंस में हम लोगों ने वहां पे अप्लाई किया, कलर कोडिंग से आप पहचान सकते हो। सबसे पहले देखो ग्रीन वाला स्क्वायर लिया मैंने, उसके बाद पिंक वाला मैंने मीन लिया, और उसके बाद आखिरी में क्या किया, उसका रूट लिया। तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला पता है कि जो हमारा करंट है ना वो है I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो इस वैल्यू को मैं वहां पे पुट कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, देखो जीरो से लेके टी आई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, अपॉन में क्या हो जाएगा टी, और पावर में 1/2। स्क्वायर रूट तो हमेशा चलेगा लास्ट तक। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, मैक्सिमम वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, आई नॉट का स्क्वायर बाई टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके टी, साइन स्क्वायर टी का हम लोग नहीं कर सकते डायरेक्ट, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 टी टी, और ये स्क्वायर रूट तो लगा ही हुआ है। ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस थीटा बाई 2 का। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि हमने फॉर्मूला क्या लगाया है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगा दिया था मैंने। अब चलो आगे चलते हैं, अब आगे इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखो इस 2 को भी ना मैं बाहर लिख लूंगा पहले ही, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई स्क्वायर 2t। अब अंदर में देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। उसके बाद देखो माइनस का माइनस, हाँ बोलो बोलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा कितना, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और हमको जीरो से लेके टी तक की लिमिट अभी लगाना है, और बाहर में ये 1/2 दी है। अब यहाँ पे देखो जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो मैं यहीं पे लिमिट लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसमें सबसे पहले अपर लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। देखो मैं लिमिट लगाते चल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t। अब ब्रैकेट में इसकी जगह मैंने अपर लिमिट लगाया तो कैपिटल टी, लोअर लिमिट लगाओगे क्या इसमें, नहीं, जीरो हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे देखो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया अगर कैपिटल टी, तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, वेरी गुड, सबको याद। तो 2 इंटू 2 पाई यानी कि 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई, साइन 4 पाई क्या होती है इसकी वैल्यू, जीरो। साइन 2 पाई, देखो साइन जीरो, साइन 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई का मतलब 360, वापस से जीरो पे आ गया। 4 पाई मतलब वापस से वहीं पे आ गया।
तो देखो जब आप इसमें की जगह कैपिटल टी लिखोगे ना, ये बन जाएगा 2 पाई यानी कि 4 पाई, ये हो जाएगा 0। तो अपर लिमिट लगाने पे ये 0 हो रहा है और लोअर लिमिट लगाने पे तो साइन 0 ऑलरेडी 0 है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये। तो -0 -0 -0, या इसको ना मैं लिख के दिखा देता हूँ, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा -0 -0 की पावर में 1/2। We know that omega t is equals to 2 pi. Therefore, 2 omega 2 is equals to 4 pi. Therefore, sin 4 pi equal to 0. यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, अंदर में क्या बचा सिर्फ t और बाहर में क्या है 1/2, t से t कट जाएगा और आखिरी में हमारे पास क्या बचेगा, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन √2। यानी कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करने पे आती है। क्या ऐसा हमेशा होगा, नहीं। जब करंट इसको फॉलो करेगा ना तो कभी ऐसा होगा, और 99.9% क्वेश्चंस में इसी को फॉलो करेगा। जेडब्ल्यू वगैरह जैसे उसमें थोड़ा सा इसको चेंज कर देता है, अभी हमको इतना टेंशन नहीं लेना है, अभी हमको ये वैल्यू याद रखनी है। तो हमारे घरों में जो करंट आता है या वोल्टेज, देखो इसकी जगह पे वोल्टेज रख दो ई, तो ई आर एम एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन √। तो हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है, इसका मतलब मेरे घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो क्या है, ई आर एम एस। ई आर एम एस की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। हमारे घरों में 220 वोल्ट आते हैं, वो ई आर एम एस होता है। ये पूछता है एग्जाम में कि हमारे घरों में जो सप्लाई होती है 220 वोल्ट, वो क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, मिनिमम वैल्यू है, या एवरेज वैल्यू है, या आरएमएस वैल्यू है। हम बोलेंगे आरएमएस वैल्यू है। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा, तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है घर में आने वाले करंट। तो बता देंगे हम, हमारे पास फॉर्मूला है ई आर एम एस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। ये दिया हुआ है कितना, 220। तो यहां से हमारे घर में जो मैक्सिमम करंट आता है ना, वो होता है 311 वोल्ट इन आवर होम। जो करंट है ना, वो देखो धीरे ऐसे से चेंज होता है ना, अल्टरनेट करंट है, तो वोल्टेज भी कम ज्यादा हो रहा है। तो कम कितना होता है, लीस्ट वैल्यू कितनी होती है उसकी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 311। माइनस में भी 311 जाता है। देखो आपसे पूछेगा कि भैया ये करंट ऐसा ऐसा जा रहा है, यहाँ पे ये जो है ना, ये 311 वोल्ट है और यहाँ पे जो है -311 वोल्ट है। तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 311 वोल्ट। और अगर पूछे मिनिमम वैल्यू कितनी है, कुछ बच्चे लोग -311 में लगा के आते हैं। भैया ये करंट एक बार उधर जा रहा है, करंट एक बार इधर जा रहा है, इसको प्लस माइनस से मतलब नहीं है, वो तो हमने अपने समझने के लिए लगाया है प्लस और माइनस। तो करंट एक बार उधर जा रहा है, एक बार करंट इधर आ रहा है, उधर जा रहा है तो प्लस बोला हमने, इधर आ रहा है तो माइनस। भाई है तो वोल्टेज ही वो। तो मैंने इसका एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल, कि कोई थप्पड़ इधर से मारे चाहे इधर से मारे, भाई दोनों में आपका लॉस, दोनों में आपको मैक्सिमम लगेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है 311 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। ये देखो वोल्टेज यहाँ पे आके 0 हो रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हमको मिल रही है। लिखिएगा, अच्छा पिछला पेज लिखना है, ये डेरिवेशन को लिख लो। डेरिवेशन आती है भाई, एग्जाम में बार बार पूछता है डेरिवेशन। और 1/√2 का मतलब होता है 7.707। 1/√2 इसको कैलकुलेटर में रख के देखोगे ना, 0.707 होता है। तो करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम करंट की 70.7%। चलो छाप लिया गया। इसका डेरिवेशन आप लोगों को आना चाहिए। एवरेज, हाँ, 2 I0/पाई, 2 अपॉन पाई, पाई कितना होता है 3।
20 डिवाइड बाई 3। चलो अब एक क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग। ये क्यों लिखोगे? अब तो आपको निकालना आ गया। तो भाई हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट होता है। तो ना तो ये मैक्सिमम है ना तो ये एवरेज है। ये कौन सा वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है। अगर ये आरएमएस वैल्यू तो हमारे घर में आने वाला जो वोल्टेज उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है फॉर्मूले में हमने रख के देखा तो हमको पता चला 311 वोल्ट। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है तो इसका मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा। तो शॉर्टकट से आप लोग 5 सेकंड में आंसर निकालोगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाओगे। इफ I is equals to I1 sin omega t plus I2 cos omega t, then find IRMS। तो इसकी स्टार्टिंग में कर देता हूं, बाकी काम आप लोगों को करना है। तो देखो IRMS इसका फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर किसका निकालना है? करंट का। तो सबसे पहले करंट को लिखें। अब बैक से शुरू करते हैं। इसका स्क्वायर मैंने लगा दिया, इसका स्क्वायर। फिर इसका मीन, मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 0 से t dt अपॉन t। हो गया। उसके बाद क्या है? रूट। तो इसका अब हम लोगों को क्या लेना है? रूट लेना है। तो इसका रूट ले लेंगे। अब देखो इसकी जगह मैं पूरी वैल्यू पुट करता हूँ 0 से लेके t। अब देखो i की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन, तो इसको आपको लिखना है I1 sin ओमेगा t प्लस I2 cos ओमेगा t का स्क्वायर dt अपॉन में t, और ये है पावर में 1/2। इसका आपको पूरा इंटीग्रेशन करना है। पर देखो यहाँ पे I1 और I2 क्या ये कांस्टेंट होंगे? बिल्कुल ये कांस्टेंट होंगे। साइन के साथ में जो भी जुड़ा रहता है ना वो मैक्सिमम वैल्यू है। इसको आप ऐसा समझो, यहां से एक वायर आया जिसका करंट था I1 sin ओमेगा t, यहां से एक दूसरा वायर आया जिसका करंट था I2 cos ओमेगा t। ये दोनों मिल गए और एक नया करंट बन गया I। जैसे I1 प्लस I2 होता था ना पहले, जुड़ के नया करंट बनता था, वैसे ही नया करंट बन गया। इसी की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल, सॉरी आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो I1 और I2 क्या है? इस करंट की मैक्सिमम, इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको आप कांस्टेंटली ट्रीट करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। आप लोग इसको खुद से ट्राई करना। जो बच्चे खुद से ट्राई करेंगे वो देखेंगे कितना लेंथी जाता है ये। बस लेंथी नहीं है, हम लोग अभी साइन स्क्वायर का तो कर चुके हैं। उसके बाद इसको मैं करने का आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊं। वो मेथड उन्हीं को समझ में आएगा जो इसको सॉल्व करेंगे। आई गारंटी 5 सेकंड में इसका आंसर आएगा। जो भी 15 मिनट लेगा ना आपका, 5 सेकंड में उसका आंसर आएगा। हाँ नेक्स्ट जल्दी जल्दी आता है, वो 2 मिनट में निकाल देगा, बोलने की बात। चलो अब एक क्वेश्चन बताओ। एक क्वेश्चन लिखिएगा। In an alternating current, sorry, in an alternating circuit, maximum value of current is 5 ampere. Maximum value of current is 5 ampere. Full stop. If we connect AC ammeter and DC ammeter, AC ammeter और DC ammeter, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीरियसली का, इसमें पूछना। एक बार हमने एसी एमीटर लगा के देखा और एक बार डीसी एमीटर लगा के देखा। देखो यहाँ पे ना कोई एक सोर्स है, इसमें से जो करंट निकल रहा है वो कितना है? I0 sin ओमेगा टी, जिसमें I0 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज 5 एम्पियर। अब मैंने क्या किया, मुझे तो पता नहीं था कि इसमें 5 एम्पियर करंट बह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 5 है। मैंने एक बार क्या किया, इसमें एसी एमीटर लगा के देखा और फिर एसी एमीटर को हटा के डीसी एमीटर लगा के देखा, तो मुझे क्या क्या रीडिंग्स मिलेगी। तो देखो याद रखना, जो एसी एमीटर होता है जो कि एसी को नापता है,
वो ना उसकी आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है हमेशा। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, इट मेजर्स आरएमएस वैल्यू ओनली। तो आपको जब करंट लगता है तो आपने क्या किया, उससे पहले ही चेक किया था कि 10 एम्पियर करंट उसमें बह रहा है, लेकिन जब आप उसको एक्चुअल में टच करोगे तो वो आरएमएस वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ और होगी। समझ में? देखो ये करंट जो है ना कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है। ये देखो जो करंट होता है उसकी वैल्यू ऐसे कम ज्यादा ऐसी होती रहती है। हमने क्या किया है, इसकी ना एक एवरेज टाइप की एक वैल्यू निकाली है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, IRMS। ये होती है यहाँ कहीं पे वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम का कितनी होती है, वो 70%। अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम का 70%, 70.7%। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम करंट कितना है, मैक्सिमम करंट है यहाँ पे, ये देखो ये है मैक्सिमम करंट की वैल्यू। तो IRMS तो उससे नीचे ही होगा। तो जो एसी अमीटर होता है ना, वो क्या वैल्यू को मेजर करता है, वो इस वैल्यू को मेजर करता है। क्योंकि हमारे सर्किट में करंट ना कंटिन्यूअसली कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है। क्या अमीटर ऐसे ऐसे होता रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, उसको तो कोई एक ही वैल्यू बताना है। तो उसने क्या चूज किया है, मैं कौन सी वैल्यू बताऊंगा, IRMS की वैल्यू बताऊंगा। अगर आपको गरज है कि आपको मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है तो आपके पास फॉर्मूला रखा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला, IRMS इज इक्वल्स टू 0.707 आई नॉट, या IRMS इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई √2, दोनों सेम ही चीज है। 1/√2 क्या होता है, 0.707 आई। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि बताओ एसी अमीटर कितनी वैल्यू को शो करेगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है करंट की, 5 एम्पियर, लेकिन एसी अमीटर क्या दिखाता है, आरएमएस वैल्यू। ये याद रखने वाली चीज कि जो अमीटर है, एसी में देखो हमेशा करंट फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन अमीटर को कोई एक रीडिंग दिखाना है, वो कौन सी रीडिंग दिखाता है, आरएमएस वैल्यू दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू 5 एम्पियर है, तो बताओ एसी एमीटर कितना शो करेगा। एसी एमीटर क्या मैक्सिमम वैल्यू बताता है, नहीं, तो कौन सी वैल्यू बताता है ना, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो देखो एसी एमीटर ये वाली वैल्यू शो करेगा, तो 0.707 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 3.5 अराउंड आंसर आएगा कुछ। तो पता है करंट मैक्सिमम कितना है सर्किट में, 5 एम्पियर, लेकिन अमीटर कितना शो करेगा, 3.5 पे जाके वो अटक जाएगा, क्योंकि वो आरएमएस वैल्यू को ही बता सकता है। दैट्स इट। हाँ वही हॉट फायर। हाँ, और उसके बाद देखो डीसी अमीटर, ये कितना रीडिंग शो करेगा, ये रीडिंग शो करेगा 0। क्योंकि डीसी में क्या था, एक कॉइल होती थी, उस कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे। जब उसमें से करंट पास होता था तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता था और पॉइंटर को ऐसा घुमा देता था। जब करंट कांस्टेंट है तो वो अपनी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बना के रखेगा और ऐसा टिल्ट होके रहेगा। लेकिन यहाँ तो करंट अपनी जो है डायरेक्शन वो चेंज कर रहा है, तो कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग डायरेक्शन में बनेगा। अगर अलग अलग डायरेक्शन में बनेगा तो पॉइंटर को एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर ले जाएगा। तो पॉइंटर 1 सेकंड में 50 बार इधर और 50 बार इधर होने वाला है, लेकिन अपने इनर्शिया के कारण वो इतनी बार नहीं हो पाएगा। अगर मैं आप ही को बोलूं 1 सेकंड में 50 बार इधर और 50 बार इधर देखो, क्या आप देख पाओगे? नहीं देख सकते, इनर्शिया इतना ज्यादा है। ऐसे ऐसे करने में ही आपका 1 सेकंड खत्म हो जाएगा। तो पॉइंटर क्या रहता है, वहीं का वहीं खड़ा रहता है, ना मुझे इधर जाना है ना मुझे इधर जाना है। क्योंकि एक बार करंट इधर गया, अब ये इधर हो पाता, उससे पहले करंट इधर हो गया है, फिर करंट इधर हो गया, फिर इधर करंट हो गया। तो डीसी एमीटर क्या शो करेगा, रीडिंग 0। क्योंकि ये एसी एमीटर कितना शो करेगा और डीसी एमीटर कितना शो करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखना। और हाँ, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछता है एसी करंट को मेजर करने के लिए या एसी वोल्टेज को मेजर करने में किन डिवाइस का यूज करते हैं। देखो करंट के लिए तो अमीटर होता है और वोल्टेज के लिए वोल्टमीटर, लेकिन जब एसी के बारे में पूछेगा तो एक उसमें स्पेसिफिक नाम आप लेंगे,
हॉट वायर अमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर का यूज किया जाता है करंट मेजर करने के लिए, हॉट वायर अमीटर, और पोटेंशियल मेजर करने के लिए हॉट वायर वोल्टमीटर। अगला क्वेश्चन है, और लाइट बल्ब इज रेटेड, और अगली क्लास में हमको फेजर डायग्राम देखना है जो कि सबसे सिंपल चीज है इस पूरे चैप्टर की, लेकिन कोई समझा दे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है बहुत इजी, पर खुद से समझने बैठोगे तो बहुत समय बर्बाद होता है, तो नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, और लाइट बल्ब इज रेटेड 150 वाट, यानी उसका पावर दिया है, वाट यूनिट को देख के आपको समझ जाना चाहिए क्या दिया हुआ है, पावर। भाई आप लेने जाते हो कोई भी बल्ब तो बोलते हो ना 10 वाट का दे दो, 20 वाट का दे दो, चार्जर लेने के लिए जाते हो बोलते हो 18 वाट का चार्जर, ये पावर, ये पावर है, वाट पावर यूनिट है। रेटेड 150 वाट फॉर 220 वोल्ट एसी, फॉर 220 वोल्ट एसी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है और वोल्टेज दे रखा है तो ये वोल्टेज की कौन सी वैल्यू होगी, आरएमएस वैल्यू। हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, ऐसा बोलते तो नहीं हमारे घर में आने वाले वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 220 है, सीधा वोल्टेज 220 समझ जाओ आरएमएस वैल्यू है। अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी तो क्वेश्चन में लिखेगा कि मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज है। 220 वोल्ट एसी ऑफ 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है कितनी, 60 हर्ट्ज। कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर 1 द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, और नंबर 2 आपको फाइंड आउट करना है आई आरएमएस टू द बल्ब, आई आरएमएस टू द बल्ब। आप लोगों को कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, पावर इज इक्वल टू क्या होता था, वी आई, और एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट को पहले भी निकल जाएगा, निकालो। देखो इसमें ये सारा डेटा हमको दे रखा है और पहली चीज पूछा है कि बताओ आर की वैल्यू कितनी है, तो मैं पहला वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ आर की वैल्यू निकालने के लिए, P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब देखो ये P इज इक्वल टू V इंटू आई, यहाँ पे आरएमएस वैल्यू दिया है वोल्टेज की, तो आई की भी क्या वैल्यू होगी, आरएमएस, दोनों की सेम टाइप की वैल्यू लेना रहता है, आरएमएस आरएमएस। लेकिन क्या इस फॉर्मूले से मैं रेजिस्टेंस निकाल पाऊंगा, निकाल सकता हूँ। ये देखो यहाँ से आई को मैं V बाई आर को लिख सकता हूँ, यहाँ पे I इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, V बाई आर। तो आप लोगों को ना V I के साथ साथ ये वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए, V स्क्वायर बाई आर। बार बार कहाँ लिखोगे, तो आई आर एम एस तो निकालना ही है ना, तो आई आर एम एस की लिखो। अरे यार कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कोई भी चीज पहले निकाल लो जिसके ऊपर दिल आ गया। तो यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया, अब पावर मुझको दिया हुआ है कितना, 150 वाट इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी। अगर आर की वैल्यू आ गई तो देखो यहाँ पे आप लोग पुट कर दोगे V इज इक्वल टू आई आर, 220 इज इक्वल टू आई इंटू क्या, जो रेजिस्टेंस यहाँ से आएगा ये वाली वैल्यू। इतना समझ में आ गया, तो क्वेश्चन में कुछ था, पर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का तो यूज ही नहीं हुआ। भले फ्रीक्वेंसी का यूज हो ना हो, जब भी एसी करंट रहता है ना तो फ्रीक्वेंसी को हमेशा बता देता है, बिना उसके इस्तेमाल के आप निकाल सकते हैं। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, हमको निकालना था रेजिस्टेंस, कहाँ से आएगा, आप ये V बाई आर, आई की जगह पे क्या रखोगे, V बाई आर,
तो ये मिलेगा बी स्क्वायर बाई आर। अब पावर पता है, बी पता है, तो आर निकाल लो, और जैसे ही आर निकल गया तो बी इक्वल टू आई आर से जो भी फॉर्मूला ऊपर वाला फॉर्मूला निकाल लो। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का। चलो अब अगला क्वेश्चन करो। If frequency of a current is if frequency of a current is 50 hertz 50, then how much time will it take? Then how much time will it take to reach its maximum value from 0? जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो देखो करंट की वैल्यू जीरो कहां पे? यहाँ। तो करंट की वैल्यू है जीरो यहाँ पे, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी कहां मिल रही है? यहाँ। तो देखो हमको ये वाला टाइम निकालना है, ये वाला टाइम। अब एक बात बताओ, ये जो पूरा टाइम होता है जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल टी। देखो ये टी दिया हुआ है, मतलब ये टी होता है, और हमको निकालना क्या है ये। तो बताओ ये कितना होगा? टी बाई 4। अरे ये पूरा टी है तो ये कितना होगा? आधा टी। और ये तो उसका भी आधा दिख रहा है, तो आधे का आधा, यानी कि टी बाई 4 हमको निकालना है। अब हम टी कैसे निकाल लें? तो हमने फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टी। तो देखो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एफ, या टी इज इक्वल टू 1 बाई 50। तो यहां से हमको टी की वैल्यू पता चल गई। तो टाइम टेकन बाय करंट टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? टी बाई 4। लिख देना, वी नो दैट करंट टेक्स t by 4 time to reach its maximum value from 0. Therefore कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 इंटू 50। अरे 1/50 आ गया ना t की वैल्यू, तो t बाई 4 क्या होगा? दोनों के नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा? 1/200, यानी कि 0.005। 0.005 होगा ना। देखो 1/2 होता तो क्या होता? 0.5, नीचे 2 जीरो और 0.005। चलो अब ना हम लोग थोड़ा सा ना फेजर डायग्राम का फील ले लेते हैं कि होता क्या है। हाँ आज अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। अब देखो हम लोगों को पढ़ना है सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी में हम पढ़ेंगे पहला सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस होगा बस। उसके बाद हम दूसरा सर्किट पढ़ेंगे जिसमें होगा इंडक्टेंस ओनली। उसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे जिसमें सी ओनली। उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे जिसमें आर एंड एल। पांचवा हम पढ़ेंगे आर एंड सी। आर एंड एल, आर एंड सी। उसके बाद छठवा हम लोग क्या पढ़ेंगे? जिसमें एल एंड सी हो। और सातवां पढ़ेंगे आर एल एंड सी, तीनों के तीनों हो। तो हम एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें ये सबके सब होंगे। इस सर्किट का चेहरा कैसा दिखेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखो क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे ये एसी सोर्स होगा। इसमें क्या होगा, एक इंडक्टेंस होगा, एक एसी सोर्स होगा। इसमें एक कैपेसिटर होगा और एक एसी सोर्स होगा। इसमें क्या होगा, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस, और यहाँ पे ये ऐसा सोर्स होगा। वैसे इसका भी बना लोगे। इसमें क्या होगा, ये ऐसा कैपेसिटर और नीचे सोर्स। इसमें क्या हो जाएगा, ये
ये हाँ सर्किट थ्रू, इसमें बहुत मजा आने वाला है, पूरा मैथमेटिकल चीज है। उसके बाद आखिरी वाले में हम लोग जोड़ देंगे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, एसी। तो ये सब कुछ हमको स्टडी करना है। आप लोगों को मैं ये तीन चीज बताऊंगा, बाकी का ये आप लोग खुद से बना सकते हो, पर हम लोग सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्या, रेजिस्टेंस ओनली, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो और उसमें से अल्टरनेट करंट बह रहा हो। तो हेडिंग डालिएगा एसी सर्किट कंटेनिंग आर ओनली। देखो हमारा ये सर्किट है जिसमें ये करंट बह रहा है, ये ईएमएफ सोर्स है E0 साइन ओमेगा। देखिएगा, let a source of alternating EMF is connected to a pure resistance R, शुद्ध रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं है, ना तो कैपेसिटेंस है ना तो इंडक्टेंस। Let a source of alternating EMF is connected to a pure resistance R। अब देखो करंट कभी इसमें ऐसा जा रहा है, कभी करंट ऐसा, कभी ऐसा, और कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा। तो करंट दोनों डायरेक्शन में चेंज फ्लो होता है। इधर ध्यान दे दोगे वो नहीं आएगा एग्जाम में, थोड़ा सा सीरियस है। तो मैंने सपोज किया कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर देखो कभी करंट इधर जा रहा है, कभी करंट इधर जा रहा है। एक ऐसा इंस्टेंट मैंने लिया जो करंट ना इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और यहाँ पे उस समय ईएमएफ लिखता होगा, मान लो ई होगा, और ये है रेजिस्टेंस आर। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूला याद करो, V इज इक्वल्स टू आई आर वाला, उससे इंस्पायर होकर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, E इज इक्वल्स टू आई आर। अब देखो E जो है वो तो भाई समय के साथ हमेशा चेंज हो रहा है, तो इस फॉर्मूले में उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू आई आर। अब इसको क्या करो, आई को इधर रखो और इसको नीचे भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा साइन ओमेगा टी। अब याद करो मैंने पहली क्लास में बताया था अल्टरनेट करंट की, ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो ये वाला फॉर्मूला भी सही है और ये वाला फॉर्मूला भी सही है। मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर आप मैक्सिमम ईएमएफ लोगे तो करंट भी तो मैक्सिमम मिलेगा ना। तो यहाँ पे देखो ये E नॉट बाई आर, ये किसकी वैल्यू है, मैक्सिमम करंट की। तो मैं इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वाह वाह, जैसा दिख रहा है हमारा ईएमएफ वैसे ही दिख रहा है हमारा करंट। अब देखो इसका जो फेज है वो कितना है, ओमेगा टी, और उसका जो फेज है वो कितना है, ओमेगा टी। तो इससे आप लोगों के सामने साबित हो गया कि करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में। फेज का मतलब होता है एक एंगल, दोनों का एंगल बिल्कुल सेम। अभी इसका मतलब हम लोग समझेंगे एंगल सेम होने का क्या मतलब होता है, पर इतना अभी आप लोग समझ गए। इसको हम लोग कहते हैं फेज, जितना इसका फेज है उतना ही इसका फेज है। तो क्या रेजिस्टेंस की इतनी औकात है कि वो फेज चेंज कर सके, नहीं है, बोलो नहीं है। तो रेजिस्टेंस फेज चेंज नहीं कर सकता। फेज कौन चेंज करेगा, आगे आने वाले कंपोनेंट्स चेंज करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे ना एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसको हम लोग कहेंगे वेव फॉर्म डायग्राम। वेव फॉर्म डायग्राम, वेव फॉर्म डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा टी और यहाँ पे ई एंड आई दोनों के लिए एक ही ग्राफ बना देते हैं। अब देखो ई जो है वो चेंज हो रहा है ई नॉट साइन ओमेगा टी से। एक बात बताओ, टाइम टी इक्वल टू 0 पे ई की वैल्यू पे कितनी हो जाएगी, 0। तो भैया यहाँ पे 0 से शुरू होगी, और साइन का फंक्शन है, साइन का फंक्शन हमेशा कैसा बनता है,
ऐसा बनता है, आपको पता होगा साइन का वेव हमेशा ऐसा बनता है। अब देखो आई इज इक्वल्स टू क्या है, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, यही आई नॉट होता है। और देखो ये पुरानी वाली वैल्यू में तुम आर से डिवाइड कर दो, और मैंने ऐसा मान लिया है कि आर की वैल्यू एक से ज्यादा है, तो आई की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, ई से कम मिलेगी। पर देखो जब इसकी वैल्यू जीरो होगी टाइम की, तो करंट की वैल्यू भी जीरो है। और देखो इसका जो एंगल है वही एंगल इसका है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब जब ये जीरो होगा तब तब ये जीरो होगा। जब जब इसकी वैल्यू मैक्स, ये तो भाई दोनों में कॉमन है ना, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम, इसके कंपैरिजन में कम है इसकी वैल्यू, लेकिन खुद की मैक्सिमम वैल्यू। देखो साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। ये भी कितना हो सकता है मैक्सिमम, 1। तो देखो जब ये मैक्सिमम है तभी ये भी मैक्सिमम है, तो करंट जो है ना वो बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है। तो देखो ये भी जीरो से शुरू होगा, लेकिन देखो जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब इसकी भी वैल्यू मैक्सिमम, जब इसकी जीरो तो इसकी जीरो, जब इसकी मिनिमम तो इसकी मिनिमम। फिर से देखो ये ऐसा चलता है, इस तरीके से करंट फॉलो करता है। देखो करंट की मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ के वैल्यू से कम है, लेकिन दोनों सेम टाइम। अब एक बात बताओ, साइन 90 पे ये 1 होता है, तो 90 पे हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। फिर देखो पाई बाय 2 पे हमको मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब साइन 90 होगा, तभी तो ये भी हमको मैक्सिमम मिलेगा। तो दोनों, अब देखो जब ये 180 डिग्री हो जाएगा तब जीरो हो जाएगा, साइन 180 कितना होता है, जीरो। वैसे ये भी देखो 180 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो दोनों साथ में मैक्सिमम हो रहे हैं, साथ में जीरो हो रहे हैं, साथ में नीचे पहुंच रहे हैं। तो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं वेव फॉर्म डायग्राम। ये बनाने के लिए आपको आता है कि बताओ कि रेजिस्टेंस से जब पास होगा करंट, तो वोल्टेज और करंट का वेव फॉर्म डायग्राम आप बना के दिखाइए। तो हम ऐसे वेव फॉर्म डायग्राम बना के दिखा देंगे। ये अगली चीज पूछता है फेजर डायग्राम बनाओ। तो देखो आप 2 मिनट के लिए कॉपी पेन साइड में रख के बस ध्यान से यहाँ पे देखो फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। अगर आपको बोल दिया फेजर डायग्राम बना के दिखाओ, तो सबसे पहला काम आप क्या करना, दो वर्ड ऐसी परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे के ऊपर खींच के, फेजर डायग्राम बनाने की यही शुरुआत है। अब इसमें क्या करना, करंट, सॉरी सबसे पहले वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को दिखा देना। और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को हम कैसे दिखाते हैं, देखो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है समझने का। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कहीं पे ये ऐसे आप दिखा देना, बोलना ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैं पूछूंगा ये आपने ऐसा ही क्यों बनाया, तो बोलना कि देखो भैया यहाँ पे एंगल दिया हुआ है ओमेगा टी, तो हमने इसको बना दिया है क्या, ओमेगा टी एंगल के ऊपर। फेजर डायग्राम बनाने की शुरुआत। अब क्या करोगे, सबसे पहले तो आपने दो ऐसी 90 डिग्री पे लाइन खींची। अब उसमें क्या करोगे, ई नॉट दिखाओगे। ये जो पीला वाला वेक्टर है ना, ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू का इसका मैग्नीट्यूड है। और ये कितने एंगल पे होगा, यहाँ जो एंगल दिया हुआ है, मान लो आगे चल के ना किसी न्यूमेरिकल में आपको दिया होगा E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन किसी इंस्टेंट के ऊपर 30 डिग्री, तो इसको कितने एंगल पे बनाओगे, 30 डिग्री। अरे जितना एंगल दिया उतना एंगल पे बना दो, 0 डिग्री होगा तो मैं इधर बना दूंगा, समझ में आ रहा है? तो इसको हमने इस एंगल पे बना दिया, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं करंट बनाना चाहूँ तो करंट किस एंगल पे बनाऊंगा, सेम एंगल पे, क्योंकि देखो इन दोनों का फेज क्या है, सेम है, इसका भी ओमेगा टी इसका भी ओमेगा टी, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, उसको भी आप सेम डायरेक्शन में लेकिन थोड़ा छोटा, सेम ओमेगा टी के ऊपर आप बना दो और बोलोगे सर यही है फेजर डायग्राम। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, देखो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी ई में थी, यहाँ पे आप लिख दोगे 50 वोल्ट या 80 वोल्ट, अभी तो ई नॉट लिखा है, तो मुझे ना इस डायग्राम को देख के समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें। अच्छा ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू ना 50 वोल्ट, यहाँ पे आप लिखोगे 20 एम्पियर, तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा करंट की मैक्सिमम वैल्यू 20 एम्पियर। और इस डायग्राम को देख के मैं एक और चीज समझ रहा हूँ क्या,
कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है। सेम फेज का ये मतलब होता है कि दोनों एक साथ मैक्सिमम पहुंचेंगे और एक साथ वो मिनिमम पे पहुंचेंगे। दोनों की मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग है। जैसे कि हमारे ऑफिस में क्या होता है कि सबकी सैलरी एक ही दिन आती है। बॉस की सैलरी 10 लाख रुपए, तो उसका अकाउंट मैक्सिमम पे पहुंच गया। अब जो प्यून है उसकी सैलरी कितनी, 50,000, तो उसका भी अकाउंट उस दिन मैक्सिमम पे पहुंचा। दोनों अपने अपने मैक्सिमम पे पहुंचे। अब दोनों के महीने में खर्चे होते जाएंगे, मंथ के एंड में दोनों एक साथ 0 पे पहुंच जाएंगे। फिर से क्रेडिट होगा धीरे धीरे, तो दोनों अपने अपने मैक्सिमम पे पहुंचेंगे, फिर अपने अपने 0 पे पहुंचेंगे। तो देखो ये करंट का मैक्सिमम था, ये इसका मैक्सिमम था। देखो मैंने बताया आपको कि ये एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताती है। तो ई नॉट लंबा दिख रहा है यानी कि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। देखो ई नॉट ज्यादा है, ई नॉट बड़ा है, और ये आई नॉट क्या है, छोटा दिख रहा है इनको। हम एक ही ग्राफ में दोनों को दिखा रहे हैं। तो ये वेवफॉर्म डायग्राम हो गया और ये डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को जो समझना है वो ये है, एक बात बताओ, ये इंक्लाइंड है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे ई नॉट, यहाँ पे एक कंपोनेंट और यहाँ पे एक कंपोनेंट। यहाँ जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए नॉट साइन ओमेगा टी। वेरी गुड। तो देखो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ई, क्योंकि ई ही क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन वाई एक्सिस गिव्स अस इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो वो भी तो इक्वली आपको मैं अभी पूरा डेरिवेशन किसके लिए कर रहा हूँ, साइन का, इसीलिए ये बताया ना कि ये हमारा 99.9% केसेस में यही वाला फॉर्मूला आना है, और उसी के लिए हम सारे डेरिवेशन कर रहे हैं। देखो ये हमको मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, तो सॉरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहा है। वैसे ही इस आई वेक्टर का ये वाला जो कंपोनेंट यहाँ पे होगा ना, वो हमें आई दिखाएगा, और आई ही क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो याद रखना एक चीज को कि वाई एक्सिस के ऊपर इसका प्रोजेक्शन इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है, और इसका प्रोजेक्शन इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है। अब एक बात बताओ कि अगर ये पूरा ऐसा हुआ होता तब इसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में कितना होता, 0। एक बात बताओ, मान लो आप यहाँ पे इस डायरेक्शन में खड़े हो, इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। अगर इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है और पीछे है आपकी क्या है, एक वॉल, आपकी जो शेडो है ना वही यहाँ पे निकालना है। देखो यहाँ पे ये ऐसा इंक्लाइन है, अब इधर से लाइट आ रही है, आप खड़े रहोगे तब देखो आपकी मैक्सिमम शेडो आएगी। लेकिन जैसे जैसे आप झुकते जाओगे, ये देखो ऐसे झुकते गए तो आपकी शेडो भी कितनी हो रही है, छोटी होती जा रही है। जब आपका एंगल हो गया 0 तो आपकी शेडो कितनी हो जाएगी, 0। तो देखो जब ये एंगल हो जाएगा 0 तो शेडो भी हो जाएगी 0। एंगल हो गया 0, ई की वैल्यू भी कितनी है, 0। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि y एक्सिस के ऊपर जो इसका प्रोजेक्शन बनता है, और प्रोजेक्शन कितना होता है वो पता है यार, ये एंगल है, ये वेक्टर है, तो ये साइन वाला होगा और ये कॉस वाला होगा। तो यहाँ पे हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती है। तो ये फेजर डायग्राम, क्या हम लोग हर बार इतना बड़ा लंबा चौड़ा फेजर डायग्राम बनाएंगे, नहीं। हम सीधे बोलेंगे देखो ये ऐसा दिख रहा है ना, मुझे ना आप लोगों से एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए हो कि दोनों के बीच एंगल कितना है। यहाँ पे ई और आई के बीच एंगल कितना है, आई और ई के बीच में 0। तो ना आप इसको ऐसे बना के सर ये ई नॉट है और ये आई नॉट, मैं समझ जाऊंगा कि दोनों का फेज सेम है, क्योंकि आगे चल के पता है इन दोनों के बीच में एंगल चेंज होने वाला, तो आगे चल के अलग अलग टाइप के फेज डायग्राम बनेंगे। तो यहाँ पे इसको आप लोगों को लिखना पड़ेगा कॉपी में, और इस फेजर डायग्राम को बनाना पड़ेगा। तो जो कुछ लिखवाना है वो मैं अगली क्लास में लिखवा दूंगा। फेजर डायग्राम के बारे में 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको लिखने हैं। पूछता है कि फेजर डायग्राम क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो इतने बड़े लंबे चौड़े को मैं ऐसा छोटे में निपटाऊंगा आगे चल के, और भी हमको कॉम्प्लिकेटेड फेजर डायग्राम पढ़ने हैं, जिसको हम इतनी सिंप्लीफाइड वर्जन देखेंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास के लिए नहीं, अगली क्लास में मिलते हैं। हाँ अभी भेज दीजिए।
ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी लीव कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।